बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, यूएस और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं और कुछ न्यूज़ जो हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं हैं। रिसेंटली जब अब्बास अरागची ने एक्स पे मैसेज किया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट्स की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया। ट्रंप ने उसका शुक्रिया भी अदा किया, बट लेटली ट्रंप ने ये भी कह दिया कि हम ब्लॉकेट जो है वो जारी रखेंगे, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल था। सो सिग्नलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और क्योंकि ट्रंप जो है वो एक ट्रांजैक्शनल टाइप प्रेसिडेंट हैं जो कि परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं कि मार्केट्स जो हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी उनके मैसेजेस को। दो अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा होप है कि किसी न किसी किस्म की को पीस डील की तरफ जा रहे हैं, कोई रेजोल्यूशन जो है उसकी तरफ हम अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। इस्लामाबाद में भी बहुत सी एक्टिविटी जारी है। पाकिस्तान का जो रोल है इसमें वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसी पे हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अदील मलिक ने। आप प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा पॉस्चरिंग दोनों तरफ से हो रही है। अभी कुछ मैसेज ईरान की तरफ से भी आया है कि क्योंकि यूएस ने कहा है कि ब्लॉकेट जारी रहेगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ईरान ने फिर कहा है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लेबनान में भी जो सीज़ फायर हुआ है वो भी काफ़ी हद तक वीक नज़र तो आ रहा है, लेकिन आपके ख़्याल से ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं? देखिए, बज़ाहिर एक मुस्बत जानिब मेरे ख़्याल में चीज़ें जा रही हैं। ज़ाहिर है, जब भी कोई एक अमन का मुआहदा होता है तो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ फ़रीक होते हैं, और कुछ फ़रीक ऐसे होते हैं कि जिनका कोई इंटरेस्ट जो है वो एंड्योरिंग पीस में नहीं है। अब इज़राइल है, इज़राइल की लॉबी बड़ी मज़बूत है अमेरिका में। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक सदर ट्रंप का ताल्लुक है, जहाँ तक ईरानी इंतज़ामिया का ताल्लुक है, वो दोनों किसी न किसी नतीजे पे पहुँचना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो मुआशी सूरत हाल है यूरोप में, अमेरिका में, वो इस चीज़ की तरफ इशारा दे रही है कि आपको जल्दी-जल्दी किसी एक रेज़ोल्यूशन या किसी ख़ास जानिब सफ़र करना है कि जहाँ पे अमन कायम हो सके। तो ये हमेशा होता है, इस तरह के जो भी अमन के मुआहदे होते हैं, उसमें एक मुआहदा होता है, उसके बाद कुछ और से दूसरे फ़रीक होते हैं, कुछ ऐसे हल्का असर होता है कि जो उसके हक़ में ना हो। तो ये ज़ाहिर है कि कोई भी इस तरह की जो सिचुएशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम अंग्रेज़ी में फ्रेजाइल कहते हैं, यानी बहुत ही नाज़ुक किस्म का ये होता है सफ़र। तो अभी इसको देखना पड़ेगा कि कैसे चलता है। अभी तक की जो मुस्बत बात है वो ये है कि जो सीज़ फायर है, जो जंग बंदी है, वो ना सिर्फ़ कायम की गई बल्कि वो अभी तक जारी है। कोई भी हमला जो है वो इज़राइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पे नहीं हो रहा, ईरान की तरफ से अमरीकी जो मफ़ादात हैं ख़लीजी ममालिक पे, वहाँ भी नहीं हो रहा। तो जहाँ तक जंग बंदी का ताल्लुक है, तो वो जंग बंदी अभी भी कायम है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम ऐसी पेशरफ़्त है जो मुस्बत है और हौसला अफ़ज़ा है। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा बयान ऐसे देता है। ऑफ कोर्स एक आजकल के दौर में जो हम दाखिल हुए हैं जिसमें मल्टीलैटरलिज्म पीछे रह गया है और हमें एक्ट से पता चलता है कि स्टेट की पॉलिसी क्या होगी। सो ट्रंप जो है वो शायद अपनी जो लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट है उसको गैदर करने के लिए बड़े बड़े क्लेम्स जो हैं वो कर देते हैं एक्स पे, और बाद में फिर काउंटर क्लेम्स जो हैं वो नज़र आते हैं ईरानियन साइड से, और ये बैक एंड फोर्थ चल रहा है। सो आप समझते हैं कि क्या ट्रंप जो है, ज़ाहिरी बात है, किसी तरह से भी वीक नहीं दिखना चाहता अगर कोई पीस डील होती है तो? बिल्कुल। देखिए, जो भी कोई इस तरह का मुआहदा होता है ना, उसमें एक पोस्चरिंग होती है। वो पोस्चरिंग होती है अपने ख़ास तरह के उन ग्रुप्स के लिए कि जो चाहते हैं कि भई आप मज़बूत रहें, आप कहीं ईरान के सामने हथियार ना डाल दें, आपने पोस्चरिंग करनी है। तो इस पोस्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। असल चीज़ ये है कि ट्रंप इंतज़ामिया और ट्रंप साहब की तरफ से पाकिस्तान को जो ज़िम्मेदारी मिली कि आप जाएँ, और वो ख़ास तरह के पैगाम थे जो आर्मी चीफ़ लेके गए ईरान में, वो वहाँ पे डिलीवर हुए। उसके नतीजे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली। लेकिन अगेन जब ट्रंप का बयान आया तो ईरान के ही कुछ नुमाइंदगान ने उसके लिहाज से उनके भी काउंटर क्लेम किए। तो ये ऊपर चलती रहेगी। जहाँ तक ज़मीनी हालात का ताल्लुक है, उसमें दोनों जानिब से
ایک مثبت رویہ ہے کہ آگے کی جانب چلیں، لیکن جسے میں نے کہا یہ بہت نازک مرحلہ ہے، کیونکہ اس میں جو ریورسلز ہیں یا کسی طرح کی پیش قدمی ہے وہ بھی پاسبل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم تھوڑا سا پوسٹ وار سینیریو کو دیکھ لیں، ایک سیکیورٹی آرڈر جو ہے وہ تو چینج ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ دوبارہ اس طرح گورن نہیں ہوگا، وہاں کا سیکیورٹی آرڈر ضرور چینج ہوگا۔ ریزن بینگ کہ ایران جو ہے اس کو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ملی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول کرنے کی، اور ابھی تک پریکٹیکلی اس نے اس کو انفورس بھی کیا ہے اور دوسروں کو یہ ریئلائز بھی کروایا ہے، جو کہ اسپیشلی جی سی سی کنٹریز ہیں جو کہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں اس روٹ سے گزرنے کے لیے، پورے میری ٹائم ٹریڈ جو ہے ان کا وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم علمی زبان میں ان کو ہم کرٹیکل جنکچرز کہتے ہیں، کہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بعد پہلے اور بعد کی صورتحال میں بہت زیادہ تفریق نظر آتی ہے، اس کو ہم کرٹیکل جنکچر کہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ایران نے ایسے کارڈ استعمال کیے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے اور جس کا دور رس ہوگا امپیکٹ۔ ایک تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو روکنا ہمیشہ ایک پاسبلٹی تھی، لیکن اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اب جب ایران نے اس کو استعمال کر دیا ہے تو وہ ہمیشہ کے طور پہ ایک طرح کا تھریٹ رہے گا، ایک طرح کی پاسبلٹی رہے گی، اس سے بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ اب خود بھی معیشت دان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو ہم پولیٹیکل اکانومی کی زبان میں ان کو کہتے ہیں کہ جو رینڈم ایونٹس ہوتے ہیں وہ بظاہر رینڈم لگے کہ بھئی ایک اسرائیل نے جنگ کی اور ہٹا دیا ایرانی لیڈر کو، تو لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ برسوں اور ڈیکڈز پہ محیط ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ابنائے ہرمز کا کلوجر تھا، اس نے ایک ایسا ویریبل اس پوری ریجنل سیکیورٹی سچویشن میں پھینک دیا ہے کہ جس کا جو اثر ہے وہ بہت دور تک چلے گا۔ ایک تو یہ بہت بڑی بات ہوئی۔ دوسری یہ کہ جو بہت سارے امریکی بیسز تھی، اڈے تھے ان تمام خلیجی ممالک میں، کیونکہ جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ سعودی عرب کے علاوہ زیادہ تر جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ جب وجود میں آئیں تو یہ چھوٹے ملک ہیں، چھوٹی ان کی آبادی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کے پاس تیل ہے۔ تو جو پیٹرو ڈالر کا سسٹم آیا جس میں یہ طے پایا کہ یہ تمام ممالک تیل جو ہے وہ ڈالر میں بیچیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں امریکہ ان کو حفاظت دے گا، سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا، اور وہ جو سیکیورٹی ہے اس کے نتیجے میں پھر وہ جو پیسہ آئے گا وہ پھر امریکہ میں اور ان ملکوں میں انویسٹ ہوگا۔ یہ پیٹرو ڈالر کا سسٹم ہے۔ یہ جو پیٹرو ڈالر کا سسٹم ہے اس کو اوپر بھی بہت ایک کاری ضرب آئی ہے، اور اب لوگوں نے جو ایک ایسی حفاظتی فصیل تھی جس کے بارے میں کوئی لوگ سوال نہیں کرتے تھے، آج عرب دنیا میں کافی فالو کرتا ہوں، جو ان کے بڑے بڑے تھنکرز ہیں، جو ان کے عوام ہیں، وہ اس چیز کے اوپر ایک بحث شروع ہو چکی ہے کہ بھئی یہ بات تو اب مسلمہ ہے کہ امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ جب یہ موقع آیا تو وہ تمام یہ جو بیسز تھی، اڈے تھے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے اسرائیل کی حفاظت کی۔ تو ہم امریکہ پہ کس حد تک ریلائے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جو آبنائے ہرمز کی طرح سامنے آ گیا ہے۔ تو آبنائے ہرمز، پیٹرو ڈالر کا سسٹم اور امریکی حفاظتی فصیل، یہ تینوں ایسے فیکٹرز ہیں کہ جنہوں نے اس پورے ریجن کی جو مشرق وسطیٰ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو دوبارہ سے ایک سوالیہ اس کے اوپر نشان بنا دیا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو یہ ریاستیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے کچھ مسائل ہیں ایسے جن کو ہم اکنامکس میں سوشل سائنس اسٹرکچرل کہتے ہیں، بہت بنیادی قسم کے وہ مسائل ہیں۔ مثلا ایک ملک ہے قطر یا امارات یا کویت، یہ اتنے چھوٹے ملک ہیں کہ ان کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی آرمی کریں جو ان کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ ان کے لیے ایفیشینٹ نہیں ہے، وہ بہت یعنی ایسا نہیں طریقہ کار کہ جس کے کوئی یعنی جس کا کوئی فائدہ ہو بہت زیادہ، کیونکہ چھوٹے سے ملک ہیں، ان کو باہر سے آرمی لانی پڑے گی، اتنی جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے۔ اور سعودی عرب جیسے جو ممالک ہیں، جو بڑے ملک ہیں، وہ اپنی فوج رکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ملک میں آپ بڑی فوج کریں گے تو پولیٹیکل اکانومی کی زبان میں ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کو کی جو پاسبلٹی ہے
क्योंकि जितनी मजबूत मिलिट्री होगी उतनी पॉसिबिलिटी है कि रूलिंग फैमिली को थ्रेट होता है कि वो जितनी मिलिट्री स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है वहां से कू हो सकता है। तो एक मजबूत मिलिट्री ना बनाना कू प्रूफिंग का हिस्सा होता है, यानी ऐसा सूरत हाल होती है कि यहाँ पे दोबारा मार्शल लॉ ना आ पाए। चुनाचे सऊदी अरब के लिए भी ये एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो बाहर से सिक्योरिटी ले। अब इस सारे तनाजुर में मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान, तुर्की, इस तरह के जो ममालिक हैं, इजिप्ट, इनकी अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि अब मशरक़ वस्ता में ये ज़्यादा बहस होगी कि अब हम तमाम जो अपनी हिफाजत है वो सिर्फ अमेरिका के या यूरोप के हवाले करने के बजाय हमें जो आसपास की रियासतें जी, जी। हैं हमारे डॉक्टर साहब, उसी से मुसलमान रिलेटेड उनके आपने साथ जो भी कहा, कनेक्ट करो। तो अब तुर्किया, पाकिस्तान, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया जो है वो उन्होंने 4 मुल्कों ने मिल के कुछ इस तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया है। कुछ लोग आई थिंक इसको थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कोई इस्लामिक नेटो बनने जा रहा है। आई थिंक वो तो शायद प्री मैच्योर है। लेकिन मैं इस चीज़ पे आऊँगा कि आपको याद होगा तारीख़ में सुएज़ कनाल पे भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था और कोशिश की गई थी कि वो इजिप्ट से ले लिया जाए, बट लेटली जो है इजिप्ट ने मैनेज किया और सुएज़ कनाल को कंट्रोल कर लिया। आई थिंक इतनी बड़ी एनालॉजी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं बनती क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ईरान का जो प्लान है, जो वो कह रहा भी है कि हम कोई ना कोई टोल ज़रूर चार्ज करेंगे वहाँ पे शिप्स को गुजरने, आपके ख्याल से ये कितना को प्रैक्टिकल है? मेरे ख्याल में ये एक लॉन्ग टर्म तो मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि जो एक फौरी तौर पे उन्होंने एक ऐसी डिमांड की है कि जिसके नतीजे में ख़ास तौर पे जो ईरान है उसका ये इंटरेस्ट है कि उसको कोई ना कोई फौरी तौर पे कोई ना कोई मदद मिले रुपए की मद में, यानी जिसको हम अंग्रेजी में फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन कहते हैं। क्योंकि ईरान अगर अब जंग बंदी हो जाती है तो ईरान की हुकूमत बहुत कमज़ोर हो जाएगी, उसको पैसे चाहिए, या तो उनको एक सैंक्शंस रिलीफ चाहिए, उनके ऊपर जो मुख्तलिफ तरह की सैंक्शंस है वो हटाई जाएं, या उनको थोड़े पैसे दिए जाएं, या ऐसा कोई सूरत हाल बने कि वो खुद पैसे इसमें से निकालना शुरू कर दें। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त की सूरत हाल में इट इज़ मोर लाइक ए नेगोशिएटिंग टैक्टिक कि आपने जो उनके साथ बातचीत करनी है उसके लिए एक ऐसा पुर्जे के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुत दूर रस या लॉन्ग रन, इसकी मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत देर तक चल पाए। लेकिन इस वक्त ये है कि जो आलमी तनाज़ुर है उसमें कोई भी चीज़ उसको आप यानी बईद अज़ क़यास नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा उसको फार-फेच्ड नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जिसको हमारे जो आलिम फाजिल लोग हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, यानी ये जो मुख्तलिफ जोग्राफीज़ हैं उनकी जो मईशतें हैं वो पहले वो मईशतें जुड़ी हुई थी आलमी मईशत के साथ। अब जब हम जिस दौर में शामिल हो रहे हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ ब्लॉक्स के आपस में मुआहदे हैं, और ये जो रियासतें हैं ये थोड़ी टूट-फूट रही हैं, और उनके जो इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं वो ग्लोबल से ज़्यादा, आलमी से ज़्यादा रीजनल, उसी जोग्राफिया के आस-पास ज़्यादा बन रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ज़्यादा नेगोशिएटिंग टैक्टिक है कि आप जब मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं तो हमको ऐसा आप सामने थ्रेट रखते हैं कि जिसके नतीजे में अगली पार्टी जो है वो उसको फोर्स होती है कि वो आपको कोई कंसेशन दे पाए। जी, जी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत बड़े पीस मेकर के तौर पे सामने आया है और पाकिस्तान ने काफ़ी बड़ा सानहा भी बचाया है और पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। आपके ख़्याल से कितना को लेवरेज हम ले सकते हैं इसके बाद, पॉलिटिकल हो, स्ट्रेटेजिक हो या इकोनॉमिक हो? देखिए, कौमों की तारीख में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं कि जिनमें चीज़ें उनके हक में काम कर रही होती हैं। मुझे लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ पिछले मई में, और इस मई तक पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई हैसियत है, उसकी जो आलमी सफारतकारी है, वो उसने 180 डिग्री टर्न लिया है। यानी जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे पाकिस्तान को हमेशा कहा जाता था कि ये एक ट्रबल मेकर है जो मसाइल पैदा करता है, यहाँ टेररिज्म है, यहाँ पे इंतहा पसंदी है, और फलां फलां फलां। लेकिन अब पाकिस्तान को एक पीस मेकर के तौर पे, ऐसा एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे देखा जा रहा है। और दूसरी बात यह कि जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत है वो हमेशा से मुसल्लमा थी, लेकिन अब ख़ास तौर पर
जो जिसको हम अंग्रेजी में यूरेशियन हार्टलैंड कहते हैं, यानी ऐसा यूरेशिया का खित्ता जहाँ पे यूरोप और एशिया इकट्ठे मिल रहे होते हैं, जो आपका सोवियत यूनियन है, उसके साथ जो रियासतें हैं उनकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और फिर उसके साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ साउथ एशिया शुरू हो जाता है। तो हम इस पूरे ब्लॉक में और मिडल ईस्ट के साथ भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं। लेकिन हमें जो बड़े हमारे मसाइल हैं वो दाखिली हैं। उन दाखिली मसाइल को अगर हम साथ-साथ हल करेंगे तो ये जो हमारी आलमी पोज़ीशन बेहतर हुई है, जब दोनों, जिसको हम अंग्रेज़ी में सिंक्रोनाइज़ करते हैं, यानी एकदम बाहम मिल के एक दूसरे के साथ एक ही कोहेरेंट अंदाज़ में चले, तब उसका फ़ायदा है। मसलन अब ये जो हमारी सूरत हाल है आलमी, उसको अगर हम इस्तेमाल करें और ईरान गैस पाइपलाइन को थोड़ा-सा दोबारा उसको एक्सप्लोर करें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो मंडियाँ हैं, इंडस्ट्री है, हमारे जो कारखाने हैं, हमारे आम लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें, उसमें बहुत बड़ा जो एनर्जी का प्रॉब्लम है, उसमें शायद थोड़ी बेहतरी आए। फिर आपको याद होगा काशिफ़ कि जब हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा करते थे, तो उसमें एक आया करता था आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये एक ख़ास जी, जी। ऑर्गेनाइज़ेशन थी जो 1950-60 की दिहाई में वजूद में आई, जिसका मकसद ये था कि ईरान, तुर्की, पाकिस्तान के दरमियान गहरे रवाबित किए जाएँ। मुझे लगता है कि अब उसको दोबारा हमें स्टार्ट करना चाहिए, रेल के कनेक्शन बनाने चाहिए, माशी राहदारी बनानी चाहिए, सीपैक को दोबारा हम आबाद करें। तो ये अगर हम रीजनली इन कार्ड्स को अच्छा प्ले करें, तो मुल्क के जो अंदर के मसाइल हैं, जिसमें आपके नौजवान लोग हैं जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, आपका गवर्नेंस का सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, उसमें आपको लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस चाहिए, आपको रियासत और शहरियों के दरमियान जो रिश्ता है, जो तनाव का शिकार रहा है पिछले कई सालों से, उसको हम दोबारा से मजबूत बनाने की कोशिश करें। अगर हम सब चीज़ों को इकट्ठा करें, तो हम आलमी और दाखिली इन दोनों महाज़ों पे इकट्ठे चलें, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। लेकिन अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को अभी अगले 1-2 साल में इस्तेमाल ना किया, तो फिर हम एक बहुत बड़ा ये जो अपॉर्चुनिटी उसको मिस कर देंगे इस मौके को। हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट पे, और हमें ज्वाइन किया है अमार अली जान ने। अमार, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमने देखा है कि पिछले 40-50 सालों में कई लाखों लोग जो हैं वो डिफरेंट जंगों में बड़े गैर क्या नाम है मतलब एक ऐसी जंगें की गई जिनका कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, और उनको मार दिया गया। तो आप अभी भी क्या देखते हैं कि क्या ये यूएस जो है दोबारा इसी तरह प्रोपेगेंडा करके इल्लीगल वॉर्स शुरू करेगा, और उसके बाद मासूम लोगों को जो है वो उसका निशाना बनना पड़ेगा? जी डॉक्टर साहब, इस तरह से है कि ये जो अभी भी आपने जंगबंदी देखी है, इसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि अमेरिका का दिल पिघल गया है या अमेरिका जो है वो नज़रियाती तौर पे अब एक बेहतर मुल्क बन गया है, या उनको लग रहा है कि मुसलमानों की या जो गैर यूरोपीय लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा कीमती हो गई हैं। बुनियादी वजह ये है कि उनको एक अस्करी शिकस्त हुई है। ये उनको वियतनाम में भी हुई थी, उन्हें पीछे हटना पड़ा था, कोरिया में भी हुई थी, उनको पीछे हटना पड़ा था, और अब उनको ईरान में भी हुई है। इससे पहले आपको मालूम है इराक और अफ़गानिस्तान में भी शिकस्त हुई थी। तो ये उसका नतीजा है। अदरवाइज़ अमेरिका स्ट्रक्चरली उसका जो पूरा सिस्टम है, वो इस तरह से बन चुका है कि नज़रियाती तौर पे वो समझते हैं कि अपने दिफ़ा के लिए, चाहे कोई असल ख़तरा ना भी हो, इराक से कोई उन्हें ख़तरा नहीं था, उनको ईरान से कोई ख़तरा नहीं था, झूठ की बुनियाद पे वो पूरा ख़तरा बनाया गया। तो अगर अपने दिफ़ा के लिए बहुत सारे मासूमों को कत्ल करना पड़े दूसरे मुल्कों में, तो वो जायज़ है। और इसके बेनिफिशरीज़ जो हैं, वो बहुत जो इम्पोर्टेंट कंपनीज़ हैं, चाहे वो आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें सारी जो हथियार बनाने वाली कंपनियाँ हैं, फिर अब टेक की कंपनियाँ, ये सब जो हैं, इनको इन जंगों का फ़ायदा होता है। तो एक जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरली एक प्रॉब्लम है अमेरिका की कि वो जंगों के बगैर नहीं रह सकता। पिछले 70 सालों में आप देखें, वो उन्होंने लातीनी अमेरिका में जंगें की हैं,
انہوں نے ایشیا میں جنگیں کی ہیں، ویتنام پہ بمباری کی، کمبوڈیا پہ کی، لاؤس پہ کی، کوریا پہ کی، جاپان پہ کی، اس کے بعد مڈل ایسٹ میں تو مسلسل جنگ انہوں نے کیے رکھی ہے، افریقہ میں آپ دیکھیں لیبیا پہ بمباری کی، اور پورا ایفکوم کا ان کا پورا ایک سیٹ اپ ہے، ہر دوسرے ملک میں ان کے پاس فوجی اڈے ہیں، افریقہ کے اندر بھی. تو یہ ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے. اسی لیے جو ہمارے لبرل دوست بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ٹرمپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یاد رکھیں اس سے زیادہ لوگ اوباما نے ڈرون حملوں میں مارے تھے، اور اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو آپ جمی کارٹر کا دور چلے جائیں، شاہ کا سب سے بڑا جو حمایتی تھا وہ لبرل جمی کارٹر تھا. تو یہ کسی ایک شخص کا پرابلم نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک سسٹم کا پرابلم ہے، سرمایہ دارہ نظام کا اور سامراج کا، جس کو اس وقت چند کمپنیاں چلا رہی ہیں، اور وہ جنگ اسی وقت روکتی ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ ان کو عسکری شکست ہو رہی ہے، ادروائز ڈفرینٹ جگہوں پہ جنگیں کرتے رہیں گے. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں عمار. اور ویسے بھی ہم دیکھیں تو ایک پورا کا پورا پروپیگنڈا ہے جس میں گڈ بوائز ہیں جو کہ لبرل ڈیموکریسیز کو دکھایا جاتا ہے ان دا فرنٹ، اور اس کے بعد بیڈ گائز ہیں جو کہ آٹوکریٹ ہیں، اور ایون جو ڈیولپنگ کنٹریز جو بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ کس جیسا ٹوٹا پھوٹا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں وہ فائٹ کرتے ہیں، لیکن ہر وقت ان کے خلاف ایک پرسیپشن ایسی کریٹ کی جاتی ہے. جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ جی مڈل ایسٹ میں یہ چورن بیچا جاتا ہے کہ جی ایران تھریٹ ہے، اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایکچولی ایران تھریٹ نہیں ہے، اسرائیل تھریٹ ہے. ایک اور چورن جو ایسٹ ایشیا میں بھی بیچا جاتا ہے کہ جی چائنا تھریٹ ہے، حالانکہ چائنا تو تھریٹ نہیں ہے. اور اسی طرح یورپ کو یہ چورن بیچا جاتا ہے کہ جی رشیا تھریٹ ہے. تو آپ کے خیال سے کیا مطلب ابھی تک تو انفارمیشن سپیس وہ کنٹرول کر رہے ہیں؟ آپ نے جس طرح ٹیک کمپنیز کے بارے میں بات کیا، دے ور پارٹ آف دا جینوسائڈ جو کہ غزہ میں چلی ہے اتنا عرصہ، اور وہی کارپوریشنز ہیں پیچھے، اور پھر اگر ہم ملٹری کمپلیکس کی بات، آپ کے خیال سے کوئی شفٹ ہمیں نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں، سالوں میں؟ دیکھیں یہ جو پہلی جہاں تک بات ہے یہ جو لبرل جمہوریتوں کی، ایک یہ یاد رکھیں کہ جو پورا کلونیل سسٹم تھا وہ انہی لبرل جمہوریتوں نے قائم کیا تھا. انگلینڈ نے جب قبضہ کیا افریقہ پہ، ایشیا پہ، ہندوستان کے اندر سے بر صغیر سے تقریباً $40 ٹریلین نکال کے گئے، لوٹ کے گئے یہاں سے، تو وہ لبرل جمہوریت نے کیا. جو فرانس قبضے کر رہا تھا افریقہ پہ اور مڈل ایسٹ پہ، وہ لبرل جمہوریت تھا. اس کے علاوہ جو سارے دیگر آپ کو کلونیل پاورز نظر آئیں، بیلجیم بھی آئی، بیچ میں اسپین بھی بنی، اور بھی ممالک، اپنے عوام کے ساتھ انہوں نے ان کو ریپبلکن حقوق دیے ہوئے تھے. لیکن جو نان یورپین لوگ تھے، جو براؤن تھے، بلیک تھے، ان کے حصے میں غلامی آئی، ان کے حصے میں استحصال آیا، لوٹ مار آئی. اور آج آپ دیکھیں کہ وہی برطانیہ جس نے 200 سال بر صغیر پہ حکمرانی کی، ان 200 سالوں میں اپنے آپ کو اس نے ترقی یافتہ ملک بنا لیا. اور ہمارے یہاں جو 47 میں حالات چھوڑ کے گیا تھا وہ سب ساری دنیا کے سامنے ہے. حالانکہ ہم امیر خطہ تھے، غریب ملکوں میں نہیں آتے یہ امیر ملک. ہندوستان سے لوگ انگلینڈ نہیں جاتے تھے، انگلینڈ سے لوگ یہاں آتے تھے. تو یہ پورا ایک سسٹم ریورس کر دیا گیا. یہ جو 300 سال 400 سال کا ایک پورا کلونیل سسٹم تخلیق کیا ہے، میرے خیال میں آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ اس کو اب اس کا ریورسل شروع ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ملکوں میں آہستہ آہستہ ایک تہذیبی سوچ بھی آ رہی ہے، ایک اپنے خطے کے حوالے سے بھی ہمیں شعور آ رہا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ پیرس میں، لندن میں، واشنگٹن میں ہماری قسمتوں کے فیصلے ہونے ہیں. ہمارے فیصلے ہزاروں سال ہمارے خطے میں خود ہوتے تھے. ہماری تہذیبی رشتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں ایران پاکستان کے کئی آپس میں معاملات خراب بھی رہے ہیں ماضی میں، لیکن جو تہذیب ہوتی ہے اس کا ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کو ٹرسٹ کیا. حالانکہ بہت آسانی سے لڑوایا بھی جا سکتا تھا. آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے. ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، لیکن چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں، اور وہ بھی ایک ہسٹوریکل تعلقات ہیں، ہزاروں سال اس کی بنیاد ہے سلک روٹ کی. اور سینٹرل ایشیا اسی طرح ہے، افغانستان اسی طرح ہے. ہمیں یہ چیز سوچنی ہوگی، اپنا جو خطے کے حوالے سے کانشیسنیس ڈیولپ ہو رہی ہے. میں لاطینی امریکہ ہو کے آیا ہوں، وینزویلا، کیوبا، ان ممالک کے اندر بھی، میکسیکو کے اندر یہ سوچ آ رہی ہے کہ ہم امریکہ سے جان چھڑائیں، اپنے ملک کو قریب ہوں.
अफ्रीका में पूरी लहर चल रही है अफ्रीकन नेशनलिज्म की, जो कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा बुर्किना फासो वगैरह में कैप्टन इब्राहिम तुरारे वगैरह की क़यादत में, वो भी कह रहे हैं कि हम जान छुड़ाएं मगरिब से, अपने यहाँ पे लोगों पे एतमाद करें, रिश्ते मजबूत करें। ये सोच हमारे यहाँ भी आ रही है, और इसके साथ साथ जो सरमायादारी निज़ाम है, साम्राज्य है, उसकी भी क्लैरिटी लोग को होती जा रही है कि वो कोई लोगों को तरक्की नहीं देता। वो चंद मुल्कों के अंदर तरक्की होती है, बाकी मुल्कों के अंदर अशराफिया होती है जो मिली होती है वाशिंगटन के साथ, उनको उनकी मौज होती है IMF के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, और आम लोगों के ये हालात होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ता है अमीरों की ऐशों के लिए। तो ये जो सिस्टम पूरा था, ये चैलेंज हो रहा है चाइना के राइज से, ये चैलेंज हो रहा है रशिया के राइज से, ये चैलेंज हो रहा है जो हमारे अपने खत्ते में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और जो ईरान ने अस्करी तौर पे अपना दिफा किया है, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है, क्योंकि माशी तौर पे अमेरिका ज़बाल पजीर था, लेकिन लोग कहते थे कि अस्करी तौर पे इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ईरान ने साबित किया है कि अमेरिका और उसकी जो नाजायज़ औलाद है इसराइल, वो मिल के भी अगर हमला करें, अगर आप बाकी इस्तकामत दिखाएं और आपकी अवाम आपके साथ हो, तो फिर लड़ा जा सकता है। तो दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। जी जी अमार, आप सही कह रहे हैं, और हमने देखा कि जब आप ह्यूमन बेस्ड कनेक्शंस, ट्रस्ट, फेथ होती है, तो आप बड़ी बड़ी सरमायादाराना निज़ाम वाले लोग, इंडस्ट्रियल जिन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिनके पीछे होते हैं वो खड़े होते हैं, लेकिन आप फिर भी उसका मुकाबला करते हैं। और हमने गज़ा में ये देखा, आप जिस तरह बता रहे हैं लातीनी अमेरिका में हमें नज़र आ रहा है, और जिस तरह ईरान ने इनके अगेंस्ट किया। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो दो बड़ी राइजिंग वर्ल्ड पावर्स हैं, चाइना और रशिया, मतलब चाइना की कितनी मिलिट्री बेसेस हैं, रशिया की कितनी मिलिट्री बेसेस हैं। सो यूएस जो है उसकी तो 700 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस हैं पूरी दुनिया में, और वो एक दुनिया का पूरा पुलिसमैन बना हुआ है। तो आप समझते हैं कि यूरेशिया जो है वो जिस किस्म का मॉडल लेके आएगा, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल लेके आएगा, वो कितनी हद तक मुख्तलिफ होगा जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल था? देखिए, बहुत बुनियादी फ़र्क है। मैं अगर चीन के हवाले से अगर बात करूं, मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे सरमायादाराना निज़ाम है और वहाँ पे भी अब सोशलिज्म ख़त्म हो गया है। बिल्कुल गलत एक एनालिसिस है। चीन जो मॉडर्न चीन है उसका, वो तो एक तो कॉलोनियल सिस्टम के अंदर आ गया था, ओपियम वॉर्स हुई थी, और ओपियम वॉर्स क्या थी कि बरतानिया अफीम बेचता था, यानी अब ये कहते हैं हम ड्रग्स के खिलाफ हैं और ह्यूमन राइट्स की सारी बातें करते हैं, अफीम बेचता था चीन के अंदर। और चीन ने जब कहा कि हम ये अफीम नहीं खरीदना चाहते, हमारे नौजवान जो हैं वो नशे में लग रहे हैं, तो फिर उन्होंने जंग कर दी, जिसे तारीख में याद रखा जाता है ओपियम वॉर्स, 2 जंगें की, और उनको ये मजबूर किया कि वो लिखें कि जी हम ओपियम जो है वो इंपोर्ट करेंगे बरतानिया का। तो ये तो एक ज़बरदस्ती के ऊपर पूरा सिस्टम बनाया गया था, जिसके खिलाफ बहुत बड़ी जद्दोजहद हुई थी। sun Yat-sen ने शुरू की थी चीन में, और फिर माओ ज़ेडोंग वो इनकलाब लेकर आए थे, सोशलिस्ट इनकलाब 1949 में। उसके बाद उन्होंने 2-4 चीज़ें की जो अब तक, उसमें बहुत सारी चेंजेस हैं, हमारे पास शायद टाइम ना हो सारी डिटेल्स पे बात करने का, लेकिन 2-3 चीज़ें अहम हैं। एक, उन्होंने जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म किया। उन्होंने बहुत बदतरीन जागीरदारी थी चीन के अंदर, उसको ख़त्म किया। उसके साथ साथ उन्होंने फॉरेन कैपिटल को शुरू में तो बिल्कुल निकाल दिया, और बाद में अब उनकी जो पॉलिसी रही है पिछले 40-45 सालों में, वो ये पॉलिसी है कि प्राइवेट इंडस्ट्री भी कोई लगा सकता है, पैसा भी कमा सकता है, बाहर से भी लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और चाइनीज़ रियासत है, वो पूरा एक प्लान देगी, और उस प्लान के मातहत हर चीज़ होगी। आपके सारे जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं, मिसाल के तौर पे इन 10 सालों में हमने इतने लोगों को गुर्बत से निकालना है, इतने हम ये वाली हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए हैं, ये हमें इंडस्ट्री चाहिए है, इतने उसके लिए हमें इंजीनियर चाहिए होंगे, इतने हमें डॉक्टर्स चाहिए होंगे, ये पूरा प्लान होगा। उस प्लान के लिए कोई अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है तो उसको वेलकम करते हैं, जो उससे बाहर होती है उसको वेलकम नहीं करते। इसी तरह उन्होंने अपने फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री पे कंट्रोल किया हुआ है, तो ये सब मातहत है रियासत के। तो ये एक बुनियादी चीज़ है कि उन्होंने कैपिटल को डिसिप्लिन किया हुआ है। अमेरिका के अंदर बिल्कुल उल्ट है। अमेरिका के अंदर अगर जंग का फैसला करना है वो भी कंपनीज ने करना है, अगर ये फैसला करना है कि तेल में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या सोलर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो भी कंपनीज ने करना है।
हत्ता कि किसने इलेक्शन जीतना है और सदर बनना है, इसमें भी कंपनीज का सारा रोल होता है। कंपनीज कंट्रोल अमेरिका, और वो पूरा जो मगरिब का पूरा सिस्टम है वो इन कंपनीज के इर्द गिर्द हो रहा है। उसमें टेक कंपनीज हैं, उसमें ऑयल कंपनीज हैं, उसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं। इन्होंने पूरा सिस्टम जो है वो दुनिया का चलाया हुआ है, और IMF वर्ल्ड बैंक भी इनके ताबे है। जबकि चीन के अंदर इससे फर्क है। चीन के अंदर जो नेशन है, जो नेशनल आपकी विल है, जो एक नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, वो अहमियत रखते हैं, बाकी चीज़ें उसके ताबे होती हैं। ये वो मॉडल है जिसको मैं समझता हूँ एक बेहतर सोशलिस्ट मॉडल है, जिसके तहत चीज़ों को आगे चलाया जा सकता है। हमारे मुल्क में भी देखें, अशराफिया 2700 अरब रुपए सालाना ले रही है, 2700 अरब रुपए, और मैं और आप और दीगर लोग सारे मेहनत करके वो पैसा, इनकी मराहत जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। 27 बिलियन रुपीस जो ये हैं, ये मराहत हैं, ये सब्सिडीज हैं। तो ये तो सोशलिज्म है, लेकिन अमीरों का, ये फलाही रियासत है लेकिन अमीरों की। अगर हम इसको चेंज कर दें और ये करें कि नहीं जी, रियासत जो गोल्स बनाएगी डेवलपमेंटल, वो आवाम के लिए होंगे, वो इंडस्ट्री के लिए होंगे, वो एग्रीकल्चर के होंगे, और सारा जो कैपिटल है, सरमाया है, वो उसके मातहत होगा। चाहे वो बैरूनी सरमाया हो, चाहे लोकल सरमाया हो, चाहे बैंक हो, तो फिर मामला जो हैं वो चीन की तरह हो सकते हैं। और चीन का पिछले 40 सालों में 80 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाला है। ये तारीख में कभी नहीं हुआ। जी जी, ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल था पॉवर्टी को कम करने के लिए। बिल्कुल। और वो अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, आपके ख्याल से किस तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं? कोई पीस डील तो एक्सपेक्टेड है? जी जी, इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि पीस डील होगी। देखें, इमीडिएट पीस डील का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका की अब वो पोजीशन नहीं रही, और ये ईरान, एक तरह से ईरान की जीत होगी। चाहे एक दो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, लॉन्ग टर्म में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो गल्फ स्टेट्स थे मिसाल के तौर पे, इनकी जो तरक्की है, हमें समझ आ गई है, ना इसमें कोई वसाइल का कमाल था, ना कोई वहाँ पे इतनी कोई एक्सपर्टीज़ थी। एक चीज़ थी इनके पास, वो थी सिक्योरिटी। और वो किस तरह से थी कि पूरी अरब दुनिया को इनसिक्योर किया था अमेरिका और इजराइल ने। मिस्र को, शाम को, लिबिया को, लेबनान को, कोई एक मुल्क नहीं छोड़ा। और यहाँ पे सिक्योरिटी जो थी उसकी कॉस्ट अमेरिका भर रहा था, जिसका मतलब है कि सारा हर कोई अपना पैसा मिडिल ईस्ट के अंदर इन शहरों में लेकर आता था, दुबई में, अबू धाबी में, रियाद। अब मामलात चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब क्लियर है कि अमेरिका सिक्योरिटी नहीं, अमेरिका और इजराइल इनसिक्योरिटी देते हैं इस रीजन को। तो इस रीजन के अंदर एक तो आई थिंक रीअरेंजमेंट होगी, जिसमें UAE और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कि जो पूरा डायनामिक खत्ते में बनेगा। क्योंकि आपको पता है यमन में भी इनकी लड़ाई है, इनकी सूडान में भी लड़ाई है, और पाकिस्तान इंडिया के हवाले से भी हम सऊदी के करीब हैं, और UAE हिंदुस्तान के करीब है। तो एक तो मिडल ईस्ट जो है वो रीफ्रेम होगा, और उसमें पाकिस्तान और ईरान बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी गारंटर्स के तौर पे सामने आएंगे, और आगे टर्की का रोल भी इसमें बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म जहाँ तक मामलात हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर अमेरिकन स्ट्रेटजी जंग के अलावा कुछ नहीं है। वो इस खित्ते में सिर्फ नहीं, मेन उनका मकसद, क्योंकि चीन का मुहासरा करना है, चीन से लड़ना है, और ईरान जो है वो बड़ा अहम है चीन के लिए। तो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो ये सीज़फायर ख़त्म नहीं कर रहा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि एक जाली मुल्क है इजराइल के नाम से, जो इस खत्ते में इस वक्त है, और वो एक कैंसर की तरह है, और वो उसने मुसलसल छोटे लेवल पे लड़ाई झगड़ा करते रहना है। इस वक्त भी उसने कब्जा किया हुआ है पूरे फ़लस्तीन पे। फ़लस्तीनी रियासत इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, उनका उससे कोई उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे खत्ते के लिए। सो लॉन्ग टर्म में फिर से लड़ाई होगी, चीन के खिलाफ भी होगी, रूस के खिलाफ भी होगी, ईरान के खिलाफ भी होगी, और जिस तरह हमने लास्ट टाइम कहा था, पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की लीडरशिप में कुछ लोग को ये बात समझ आ गई है। इसलिए लॉन्ग टर्म मिलिटराइजेशन रीजन की ख़त्म नहीं होगी, एक नया सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। चंद ममालिक इसराइल से मज़ीद करीब होंगे, और चंद जो हैं वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो मज़ाहमत का महवर है, उसकी तरफ आएंगे। और मुझे उम्मीद होगी कि पाकिस्तान मज़ाहमत की तरफ जाए, क्योंकि अब हमारे ईरान से बेहतर ताल्लुकात हो रहे हैं। अमेरिका अपने कैंप में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन वी शुड ट्राई टू बी विद आवर रीजन, अपने खत्ते से जितना हम जुड़ सकें वो बेहतर।
वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चशी साहब ने, और हम बात कर रहे हैं ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट पे। खालिद साहब, पिछले एक साल में हमने देखा कि वो जो एक रूल था माइट इज़ राइट वाला, वो एक पाकिस्तान ने इंडिया जंग में उनको दिखाया, और दूसरा ईरान ने दिखाया है रिसेंटली कि माइट इज़ नॉट राइट। और जो इसके गिर्द पूरी की पूरी चीज़ें अब दुनिया में चेंज हो रही है, रिकैलिब्रेशन हो रही है, नई मिडिल पावर्स सामने आ रही हैं। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, खास तौर पर इन दिनों में अमेरिका का स्टैंस तो बहुत चेंज हो गया है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाएं तो 1999 में एक जंग हुई थी क्वासी की, और वो अमेरिका और फ्रांस के दरमियान हुई थी, और वो थी फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द सी। यानी अमेरिका हमायत कर रहा था कि फ्रीडम होना चाहिए और फ्रांस रोक रहा था। ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन थी जब इंग्लैंड के साथ लड़ाई हो रही थी और इंग्लैंड दूसरी तरफ था। अमेरिका न्यूट्रल था, लेकिन उसने जंप इन किया और क्वासी की ब्रीफ जंग हुई। उसके बाद आने वाले वक्तों में अमेरिका ने यह साबित किया कि मेरा ना सिर्फ फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन पर एतमाद या यकीन है, बल्कि दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए, ग्लोबल पावर का बैलेंसिंग के लिए, ट्रेड के लिए, वेलफेयर के लिए, ओवरऑल दुनिया में पीस के लिए ज़रूरी है कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली रहे। स्टेट ऑफ मलाका में जो अमेरिकन प्रेजेंस है, वो क्लेम करते हैं कि वो इसीलिए कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना सिर्फ ऑपोजिट किया, एक फ्रीडम को बढ़ के कर्टेल किया, एक काउंटर कर्टेल किया, और उसको एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज़ किया, क्योंकि ब्लॉकेड इटसेल्फ एक्ट ऑफ वॉर होता है। उनकी जंग तो ज़रूर चल रही थी, लेकिन सिर्फ जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करते हैं तो एक्ट ऑफ वॉर आम तौर पर जब ब्लॉकेड का होता है, वो उसी मुल्क की इकोनॉमी को सफ़र करता है, या वही मुल्क बर्दाश्त करता है जिसके खिलाफ वो ऐसा ब्लॉकेड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसी जगहों पर ब्लॉकेड अमेरिका कर रहा है जहाँ पे सिर्फ ईरान नहीं इफेक्ट होता, चीन होता है, बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर और हैं। चाइना के अलावा जापान 80-90% ऑयल यूज़ करता है। तो आई थिंक ये न्यू फॉर्म डेवलप हुई है जिसमें माइट इज़ राइट से भी आगे बात चली गई है, और ख़ास तौर पर कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दैट टू सबसे पावरफुल आदमी अगर जब ये करना शुरू करे तो फिर तमाम के तमाम रूल्स हट जाते हैं, फिर मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी आ जाता है। और सबसे स्ट्रेंज बात आखिर में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करता चलूँ कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के म्यूचुअल कंट्रोल की प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान और हम मिलकर इसको म्यूचुअल कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये भी बड़ा हैरान कौन था। ये उस फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन के खिलाफ है ये कॉन्सेप्ट, कि जब आप एक इसको अपॉर्चुनिटी समझें कि जब दूसरों की मजबूरी हो हम उसको कैश में कन्वर्ट करें या एक वैल्यू ऐड करें फाइनेंशियल अपने लिए, तो ये भी बड़ा स्ट्रेंज था। तो ये एक न्यू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कह लें, न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी कह लें, मिलिट्री टूल्स कह लें, ये अभी डेवलपमेंट हुई है जो अफसोसनाक बात है, और पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम यूएस। जी जी। अच्छा खालिद साहब, हम देख रहे हैं दोनों तरफ से पॉस्चरिंग जो है वो की जा रही है कि जी शायद मतलब कि पीस तो चल रहा है, लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ की तरफ से आएँ, और अगर कोई ना कोई रेजोल्यूशन होना है या पीस डील होनी है, उस सूरत में भी कोई भी पार्टी वीक नज़र ना आए। आपके ख्याल से ये पॉस्चरिंग है या कोई और चीज़ भी मतलब चल रही है इन द बैकग्राउंड, क्योंकि यूएस जो है वो मिलिट्री बिल्डअप तो बढ़ा रही है मिडल ईस्ट में? डॉक्टर साहब देखिए, ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी होती है जब नेगोशिएशंस होती हैं। नेगोशिएशन स्किल्स जब हमने भी अपनी मिलिट्री करियर में पढ़ी या मैंने पढ़ाई, तो एक पार्ट ऑफ नेगोशिएशन होता है कि आप पोस्चरिंग करें, एक अशोर्ड डिग्री ऑफ पेन कॉज करें एनिमी के जहन में। और अशोर्ड डिग्री ऑफ पेन ये होती है कि आप दुश्मन को ये कहने की कोशिश करें कि अगर तुमने हमारे साथ ये डील ना की जो अमन की है या जो एग्रीमेंट होने जा रहा है या पॉसिबल प्रपोजल है सीज फायर की, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और फिर दुश्मन को ये भी आप बावर कराते हैं कि ये जो आपकी डिस्ट्रक्शन या तबाही आपकी होनी है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो आपने नोट किया होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये पोस्चरिंग जंग शुरू होने से पहले भी की थी, जब उन्होंने ईरान को कहा था कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो वरना तुम्हारे लिए तबाही जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और बटन मेरे हाथ में है। ये उस वक्त भी उन्होंने की थी। जब यहाँ तक जंग पहुंच गई है तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट वही कर रहे हैं। तो ये पोस्टरिंग नंबर 1 एक तो हिस्सा होता है। एक और बहुत बड़ा एलिमेंट यहाँ पे मैं नहीं भूलना चाहिए, वो है शो स्पॉयलर्स भी आपके होते हैं, और वो इसमें पर्टिकुलरली इजराइल है। मुझे एक टर्म हम बचपन में या अपनी स्टोरीज में पढ़ते थे, प्रिजनर्स डिलेमा एक होता है फिनोमेना। प्रिजनर्स डिलेमा ये होता है, आपके जी, व्यूअर्स गेम के थ्योरी सामने में हम यूज़ करते हैं। जी जी जी। हाँ, जी, वो आपको तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको नहीं मैं बता रहा, मैं आपके व्यूअर्स को जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उनको मैं सही गुज़ारिश सही करता हूँ सही। कि ये प्रिजनर्स डिलेमा ये होता है।
बुनियादी तौर पर दो, जैसे एक को मर्डर हुआ होता है तो दो कैदी होते हैं, इंडिपेंडेंटली गिरफ्तार होकर अलग-अलग पुलिस रख के दोनों को इन्वेस्टिगेट करके ये प्रेशर डालती है कि दूसरे कैदी ने हमें सारी तफसील बता दी है, तुम भी बता दो तो बच जाओगे। तो दूसरे को कहते हैं कि उसने बता दी है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक होता है प्रिजनर डिलेमा, लेकिन यहाँ प्रिजनर डिलेमा में एक और थर्ड डायमेंशन ऐड हो गया जो बहुत स्ट्रेंज है। होता ये है कि वो दोनों कैदी प्रेशर में आकर अपने आप को बचाने के लिए या को बता देते हैं और ज़ाहिर है दोनों को ही सज़ा हो जाती है बिकॉज़ वो इन्वॉल्व होते हैं मर्डर में या किसी तरह के। यहाँ पे एक शो स्पॉइलर एक और सेंस में मैंने प्रिजनर डिलेमा यूज़ किया। एक थर्ड डायमेंशन है जो कि इज़राइल है और जाके वो इंडिविजुअली हर एक को कह रहा है उन प्रिजनर्स को कि तुम मान भी जाओगे तो फिर भी फांसी तुम्हारा मुकद्दर है। दोनों तरफ डरा देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर उस तरफ आते नहीं है डील की तरफ, वो पीस या कन्वर्ज नहीं करते किसी सॉल्यूशन की तरफ। वो उनको डरा देता है कि तुमने बताया तब भी मारे जाओगे, नहीं बताया तब भी मारे जाओगे, तो वो बताता नहीं है, यानी ओनरशिप नहीं लेता। तो मुझे उस तरह की रेलेवेंस नजर आती है यहाँ पे कि अमेरिका और ईरान तो बातचीत चाह रहे हैं या हो भी रही है, लेकिन इसराइल पॉसिबली इस तरह की खास तौर पर ईरान के ज़हनों में बात डाल देता है कि तुमने नहीं मानना और मानने की कीमत शायद ज्यादा होगी और या ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो आई थिंक ये पोस्चरिंग तक मैं मानता हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि अब उनकी फोर्सेस डिप्लॉय हुई हैं, जिसको कहते हैं रीडिप्लॉय या पुल बैक करने से पहले वो ऐसी बार्गेनिंग या ऐसी मैनिफेस्टेशन चाहते हैं एग्रीमेंट की ऐसी जो अमेरिका को लोगों को खास तौर पर वो दिखा सकेंगे विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री। जेडी वैंस ने जो एग्रीमेंट करने की करीब कोशिश की उसमें भी एक एलिमेंट जो उनके क्रिटिक हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के यही कह रहे हैं, अमेरिकन मीडिया भी कह रहा है, यूरोप भी यही कह रहा है। वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प क्योंकि इस वक्त वो कहते थे मैं तो मैन ऑफ पीस हूं, मैंने इतनी जंगें रुकवाई, ये जंग उन्होंने खुद शुरू कर दी और पॉसिबली लोग कहते हैं कि ये थोड़ा उन्होंने वापस सेंटर अपनी तरफ फोकस करने के लिए कि मैंने ही ये रोकी है, ये मुज़ाकरात को थोड़ा सा डिले किया या पुल बैक किया या जेडी वैंस को साइन नहीं करने दिए, क्योंकि अगर ये हो जाता तो जेडी वैंस ने अगला इलेक्शन में लड़ना है, जेडी वैंस ने अगला इलेक्शन लड़ना था, आई एम द मैन ऑफ पीस। और दूसरा एक और रेलेवेंस हो जानी थी, आप एग्री करेंगे कि जब इतना बड़ा वाकया वाइस प्रेसिडेंट के हक में आ जाता, ये इंसिडेंट उनके क्रेडिट को आ जाता, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का अगला 2.5 साल का टेन्योर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाना था, पर लोगों ने फोकस भी उनकी तरफ करना था। एनीवे उनका सेकंड टेन्योर नहीं हो सकता प्रेसिडेंट ट्रम्प का। तो ये बहुत सारे डायनामिक्स इस सारी सिचुएशन के अंदर मुझे लगता है प्ले किए हैं। जी जी। अच्छा खालिद साहब, हमें तो बताया गया, अगर हम पीछे थोड़ा सा तारीख़ में जाएं, कि जी मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है कि ईरान को किसी तरह हमने हराना है जंग में या उसे पीछे करना है, और ईस्ट एशिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चाइना को हमने कंटेन करना है, और इसी तरह हमें ये बताया गया कि यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है कि हमें रशिया को कंटेन करना है। अब ज़ाहिर बात है कि ये लोग तो वेस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन स्पेस भी कंट्रोल करता है, पूरा प्रोपेगेंडा इसके गिर्द बिल्ड किया जाता है। आप समझते हैं कि ये चीज़ चेंज होती नज़र आ रही है? देखिए, अगर हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब हिस्ट्री में जाएं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे हिस्ट्री में कि 1920s में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक क्योस मचा था, ब्लेम गेम चला था और उस वक्त भी आपने देखा एक इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था और इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर अमेरिका केम एज स्टेबलाइजिंग फोर्स। अमेरिका ने आके कहा कि जनाब हमारे साथ बिजनेस करें, हम कॉरिडोर्स खोलेंगे, हम रास्ते खोलेंगे, ओपन इकोनॉमी होगी। तो आपने देखा कि डॉलर बिकेम अ रेफरेंस करेंसी। उस वक्त से लेके आज तक ऑलमोस्ट डॉलर ने अपनी वर्थ लूज नहीं की। लेकिन वो जो जमाना था इनसिक्योरिटी पैदा करने का, फिर आपने देखा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने कोशिश की, एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा की और फिर 1961 में नेटो बन गया। वो कन्वर्ज किया था बहुत सारे मुल्कों ने एक थॉट प्रोसेस के पीछे, एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी के पीछे, एक टेंजिबल ग्लोब को इकोनॉमी देने के लिए। लेकिन उस वक्त एक एडवांटेज अमेरिका को ये था कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इस तरह के प्लेटफॉर्म थे नहीं। जो एक परसेप्शन आप क्रिएट करना चाहते थे वो हो जाती थी। लेकिन अभी आप देखिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पूरी कोशिश करने के बावजूद कि वो कहते हैं मैं जीत गया हूं, मैंने रिजीम भी चेंज करा दी है, हमारा मैंडेट पूरा हो गया है, हमारे वॉर ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो गए हैं, एयरफोर्स नेवी भी एनालाइट हो गई है और सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन दुनिया नहीं मान। आई थिंक दुनिया अब मानती है, ऑब्वियसली उनके हाथ में हर एक के मोबाइल है, डिजिटली ग्लोबली कनेक्टेड है लोग, तो परसेप्शन बनाना अब हुक्मरानों की एक ऑब्लिगेशन पहले होती थी जिसमें वो कामयाब भी होते थे, लेकिन अब परसेप्शन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लोग मानते वही हैं जो वो अपनी परसेप्शन, राइट और रॉन्ग, इसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है, मिसलीड भी किया जाता है लोगों को, लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम आपने देखा है कि ये परसेप्शन जंग की जो बनी है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए इतनी फेवरेबल नहीं हो रही। तो लेट्स होप कि आने वाले दिनों में अगर ये कन्वर्ज कर पाते हैं, मेरा तो मानना ये है, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ जो मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं कंसर्न एरियाज में,
जहाँ पे बात चीत चल रही है, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि बातचीत तो ऑलमोस्ट कंक्लूजन के बहुत करीब थी। हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने बड़ी कंसर्टेड एफर्ट की थी और बड़ी डेडिकेशन से उन्होंने कन्वर्ज करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर बाद में, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो थोड़ी-सी डाइवर्ज हुई, और अब अल्लाह करे ये कंटिन्यूटी है, क्योंकि एक कूलिंग पीरियड भी चाहिए होता है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट इतने बड़े लेवल पर हो, जब इतना नुकसान हुआ हो, तो उसको कन्वर्ज कराना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली पूरा हो जाए। जी, जी। खालिद साहब, अगर हम अब आगे चीज़ों को लेके चलें, आप समझते हैं कि एक नया दौर जो है स्टार्ट होने लगा है। ट्रंप ने तो बहुत सी चीज़ें क्लेम कर दी हैं कि जी हम सारे का सारा यूरेनियम भी जो है वो यूएस ले जाएंगे, और खैर ट्रंप तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कह देते हैं, फिर काउंटर क्लेम्स आते हैं ईरान की तरफ से। लेकिन आपके ख़्याल से चीज़ें किस तरफ जा रही हैं अगले 2-4 दिनों में? देखिए, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब कि ऑलमोस्ट एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल तो हो चुका है। लोकपाल जिसको कहते हैं, सिर्फ स्मूदन आउट किया जा रहा है, आयरन किया जा रहा है, बट बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन बननी है, वो तो ऑलमोस्ट तैयार है। अब ये ज़ाहिर है, होना ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने लोगों को, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा, कि वो चाहते हैं कि समथिंग व्हिच शुड लुक लाइक विक्ट्री, लोगों को कन्विंस कर सकें कि मैं फिर भी मैन ऑफ पीस हूँ, हालांकि मैंने इतनी 40 दिन तक जंग लड़ी। लेकिन वो इमेज भी रिवाइव करना चाह रहे हैं। एक तरफ ईरान को भी ज़ाहिर है एक फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस पुट अप किया 40 दिन के लिए। तो आई थिंक बेसिक कंटूर तो तय हो चुके हैं। मोर ऑफ द एग्जीक्यूशन है, सेरेमोनियल है, ऑप्टिक्स रह गए होंगे, और इस तरीके के जो लोग जिस तरह कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट कौन हैंडल करेगा, किस तरह होगा, लेकिन इन प्रिंसिपल मेरा ख्याल है ब्रॉडली हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत जो एफर्ट की है कंसल्टेड, तो आई थिंक कन्वर्जेंस तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। मेरा मानना ये है कि अब जंग की तरफ दोबारा नहीं जाएंगे, अनलेस कोई अनफोर्सीन अनफॉर्चुनेट शो स्पॉइलर जैसे इसराइल है, कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग कर दे या कोई ऐसी चीज कर दे जिससे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाए दोनों मुल्कों में। लेकिन बाकी तो मैं कन्वर्ज होता देख रहा हूँ कमिंग डेज के अंदर सब कुछ। जी, जी, आप सही कह रहे हैं कन्वर्ज होंगे, लेकिन एक थोड़ी-सी बोन ऑफ कंटेंशन ज़रूर है, क्योंकि ईरान चाह रहा है कि लेबनान जो है वो उस पीस डील का हिस्सा बने। लेकिन ट्रंप जो है वो बड़ा एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि हम लेबनान के मामले को सेपरेटली डील करेंगे। तो आपके ख़्याल से यहाँ पे कितना को जो है वो खींचातानी होगी? ये बात बिल्कुल आपका ठीक पॉइंट है, क्योंकि इसराइल भी चाहता है कि लेबनान को इंडिपेंडेंटली हैंडल करे, खासतौर पर हिजबुल्लाह को, और वो समझते थे पहले भी कि ईरान शायद इतना वीक हो जाएगा कि हिजबुल्लाह को इंडिपेंडेंटली डील करके कमज़ोर किया जा सकता है। लेकिन ईरान क्योंकि ज़ाहिर है पैट्रनेज करता है हिजबुल्लाह की, तो ईरान के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन है कि वो इसकी ओनरशिप ले। ईरान ये नहीं कर सकता कि वो एक पीस डील लेके खुद सेटिस्फाइड हो जाए और हिजबुल्लाह को सामना करने दे इसराइल का, और ख़ास तौर पे वो उस वक़्त जब इजरायली फोर्सेस जो हैं वो फ्री हो चुकी होंगी रिलेटिवली मिलिट्री ऑपरेशन से इन ईरान, और फिर वो फोकस ज्यादा करेंगी फ्रॉम मिलिट्री डिस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हिजबुल्लाह के वहां पे। तो आई थिंक ईरान जो ऑब्लिगेटरी उसके साथ मिक्स कर रहा है, तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड कर रहा है, क्योंकि वॉर ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए, कि इन टोटलिटी होना चाहिए। और हम सारे एग्री करते हैं कि हिजबुल्लाह ने जो ज्वाइन किया था इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, सारे का सारा इन सपोर्ट ऑफ ईरान ही किया। तो आई थिंक ईरान स्टैंड लोन नहीं कर सकता, बोन ऑफ कंटेंशन बन सकती है, लेकिन आई थिंक सो कि ये उतनी बड़ी नहीं है जितने जो पहले थे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, फिर वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो बात हो रही है, वो ज्यादा बड़े इशू थे। मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसराइल स्पेसिफिक है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आई थिंक रियलाइज कर लिया कि अगर वो इसराइल स्पेसिफिक सारे फैसले करते रहे तो और ज्यादा अपना पॉलिटिकल करियर भी खराब करेंगे। और अब मैंने जाना है कि वहां पे रिपब्लिकन बहुत सारे लीडर्स प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कह रहे हैं कि आपके तो 2.5 साल रह गए हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, तो हमें ऐसी कोई सिचुएशन दे के ना जाए जो हमसे डिफेंड नहीं होगी, और अभी भी बड़ी मुश्किल होगी डिफेंड करना, जो पॉलिसीज तय हुई हैं, जिस तरह की वॉर अनलीश हुई है, जो टेक होम रिजल्ट अमेरिका को मिले हैं। आई थिंक डिबेट तो अभी भी होगी, लेकिन इससे ज्यादा एम्बेरसमेंट शायद अमेरिकन ले ना पाए प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथों। तो आई थिंक सो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ख्याल करेंगे कि ऐसी कोई लिवरेज ना इसराइल को दें जो ओवरऑल एक, जिसको कहते हैं ना, सारा शो डाउन हो जाए। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा इज़राइल पे भी थोड़ा-सा कमेंट करें, इन द सेंस कि इज़राइल की पब्लिक भी तो फैटीग्ड है। जो वादे नेतन्याहू ने किए थे, चाहे वो गज़ा के मामले में हों या वो लेबनान में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा साउथ जो लेबनान का हिस्सा है वो अनेक्स करेंगे, तो ना इनमें से अभी तक तो कोई चीज़ अचीव नहीं हुई, ज़ाहिर बात है टेम्परेरीली तो वो लेबनान में बैठे हुए हैं। तो आपके ख्याल से नेतन्याहू जो है या इज़राइल का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? देखिए, इसराइल के पास तो चॉइसेस अब अमेरिका के सपोर्ट के साथ वो कटेल होती जा रही हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुद अब ऑप्शन नहीं बची कि वो इसराइल को एक लिमिट के अंदर रखें,
अगर उन्होंने इंक्लूडेड रखा कंप्लीटली एज ए और साइड लोन ना किया कुछ एरियाज में, तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि 40 दिन 45 दिन में हमने देखा है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए जरूरी है, जैसे मैं पिछले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था, कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लोगों ने बावर कराया है कि अब ये अमेरिका फर्स्ट की बजाय इजराइल फर्स्ट हो चुका है। तो इजराइल फर्स्ट अगर होगा तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक ये टाइम आ गया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइन ड्रॉ करें कि कहाँ मेरा जो इलेक्टोरल वोट है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और कहाँ पे मैंने ऑब्वियसली एक पीस को चांस देना है या मैंने हॉस्टेज बने रहना है उसकी पॉलिसीज गाइड रहनी। अच्छा खालिद साहब, एक सिक्योरिटी ऑर्डर जीसीसी में भी चेंज हो रहा है और बड़ी क्लियर सी मतलब हमें डिविजन्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। अगर हम यूएई की पोजीशन को देखें वर्सेस सऊदी अरेबिया की पोजीशन को देखें, तो आपके ख्याल से पोस्ट वॉर सिनेरियो में किस तरह से सिक्योरिटी ऑर्डर जो है वो रीडिज़ाइन होगा जीसीसी में? देखिए, जीसीसी को तो रियलाइज हो गया होगा अब तक कि एक रियलिज्म तो जरूर सेट इन हुआ है। जितनी प्राइस उन्होंने खुद दी है, जितनी ग्लोबल की प्राइस हुई है और जो उनके 30 साल के रिकॉर्ड या अलायंसेस थे अमेरिका के साथ, तो रियलिज्म तो जरूर आ चुका है कि उनके स्टेक अगर अमेरिका के साथ रहते हैं तो ये एसेट की बजाय लाइबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पर उनके बेसिस होना, उनके फुट ऑन ग्राउंड होना तो लोगों को भी पसंद नहीं आया। बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस हो गई है लोकल पॉपुलेशन के अंदर, और जाहिर है वो एक अवेयरनेस कन्वर्ट कर रही है इनटू अ प्रेशर, अनडिक्लेयर्ड प्रेशर, स्पेशली जीसीसी ममालिक में। ऑल्दो उधर गवर्नेंस सिस्टम डिफरेंट है, इतनी आसानी से प्रेशर नहीं डेवलप होता, लेकिन परसेप्शन तो ये बन रही है कि अमेरिका को रखना कोई बहुत सूदमंद फायदा या फायदेमंद नहीं हुआ। तो आई थिंक रियलिज्म जब आ जाती है तो फिर जब ये सेटल डाउन हो जाती हैं चीजें, तो न्यू फॉर्म ऑफ जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड ऑर्डर एक आना है। उसमें अमेरिका का कितना रोल है, और अमेरिका ने खुद ही उसमें डिक्लाइन किया है। वजह क्योंकि उन्होंने कनाडा को थ्रेट किया, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को थ्रेट किया, उन्होंने ग्रीनलैंड पर नजर रखी, उन्होंने नेटो को नाराज किया। तो आप खुद ही देख लें कि एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन जो अमेरिका की एक बहुत बड़ा प्राइड होता था कि वो दुनिया को लेकर चलते रहे हैं, लीड करते रहे हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोले रखे हैं, उन्होंने ओवरऑल टेररिज्म के खिलाफ बड़ा उन्होंने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फाइट बैक किया। तो आई थिंक वो काफी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो न्यू डायनामिक जरूर उभरेंगे, सिर्फ रेशो सेटल होनी है कि किसके पास कितनी रेशो रहेगी, लेकिन वो जो सोल यूनिपोलर वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट था तो वो तो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अच्छा खालिद साहब, लास्ट कमेंट इस पे कर दीजिएगा। आप समझते हैं कि जीसीसी और ईरान जो है वो किसी किस्म की एक टेबल पे बैठ के कोई नया ऐसा ऑर्डर जो है जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो है वो डिज़ाइन कर सकेंगे? जी, पॉसिबली तो लगती है मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त ये कोशिश में होंगे कि कोई ऐसा वर्किंग मैकेनिज्म हो जो रियलिज्म के ज्यादा करीब हो, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपने देखा कितना इन्फ्लुएंस इजराइल का जितना था वो रीडिफाइन होना चाहिए। अमेरिका के खिलाफ ऑपोजिट जो है रूस और चीन ने जो रोल प्ले किया है, उनको एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ मिली है इनडायरेक्टली थ्रू ईरान, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क जिसको ईरान ने 40 दिन तक ऑब्वियसली एक ऑलमोस्ट इंगेज किए रखा, चाहे फतह शिकस्त ना भी डिस्कशन हो, तो आई थिंक एक न्यू रियलिज्म तो आया है। अमेरिका के अंदर भी आया होगा, चाइना और डेफिनेटली रूस ने भी रियलाइज किया होगा कि हम शायद ज्यादा ओवर रेट कर रहे थे अमेरिका को, जबकि उतनी हमने जितनी उसकी कैपेसिटी थी बुली अराउंड करने की, शाउट आउट करने की, आपने देखा डांटने की या अपनी विश को कन्वर्ट करने की रियलिटी में, वो तो कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली हुई है। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज हुई है तो इनकी अपस्केल होगी। तो आई थिंक न्यू डायनामिक्स तो डेवलप होंगी। सिर्फ देखना ये है कि वो मटेरियलाइज किस तरह होती है, स्पेशली जीसीसी के ममालिक कितना स्ट्रांगली उस होल्ड से निकल पाते हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच खालिद साहब फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, बहुत सी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन स्केप्टिसिज्म भी नज़र आ रहा है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। सो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इंशाल्लाह कि किस तरफ ये मामला जाता है। ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो यही है, पॉजिटिविटी की तरफ है कि एक पीस डील होने जा रही है, क्योंकि ईरान भी अब थक चुका है और ईरान भी चाहता है कि मैं अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दूं, और वो अपनी बारगेनिंग पावर के थ्रू कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो एक अच्छा बारगेन ले ले इस पीस डील में। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।